गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्त आज हम एकत्रित हुए हैं सीए इंटर आरटीपी मई 26 के लिए। तो सबसे पहले सर आरटीपी को कैसे क्या डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस तो आप सब बच्चों को पता ही है, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जाओ BOS नॉलेज पोर्टल। मिक्सर ग्राइंडर कहाँ रहा? तो BOS नॉलेज पोर्टल पे जाने का, ठीक है। फिर दर यहाँ पे आरटीपी ये रहा, ठीक है। आरटीपी सी इंटर और मई 26 टैक्सेशन। सर आरटीपी करनी चाहिए क्या? भाई एमटीपी एक बार के लिए आप छोड़ दो, बट आरटीपी कभी मत छोड़ना, क्योंकि आरटीपी का लेवल अच्छा होता है और बहुत बार तो ICAI आरटीपी से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो चलो भाई बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और सर अभी हम जीएसटी का पूरा आरटीपी करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पूरी आरटीपी आपको मैं सॉल्व करूं, बट मेरी आपसे ये दरखास्त रहेगी कि आप बिना देखे सॉल्व करो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप बिना देखे सॉल्व करोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगा। आप चेक करने के लिए ज़रूर ये वीडियो देखो कि यार हमने सही सॉल्व करा है या नहीं, या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये ज़रूर वीडियो देखो। बाकी पूरी आरटीपी आपको सॉल्व करनी चाहिए। रिवीजन टेस्ट पेपर का मतलब ही क्या हुआ? चलो सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अपने को आना कहाँ है? जीएसटी पे आना है ना। चलो आराम से, बिल्कुल आराम से, ठंडे दिमाग से चाहिए। आप पानी की बोतल रखो, पानी वानी पियो और पढ़ाई बहुत शांति से करो, है ना। ज़्यादा अननेसेसरी माइंड को स्ट्रेस मत दो। आ जाओ भाई। Apex Learning Hub is a registered person under GST and is engaged in providing coaching. Aggregate turnover during previous financial year was more than 5 करोड़। इतना सा पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए? एक डायग्राम बना दो। MCQ में डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा है। एपेक्स, एपेक्स क्या है भाई? लर्निंग हब, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है सर? कोचिंग देता है, कोचिंग। तो जो इसकी आउटपुट सर्विसेज है वो है हमारी कोचिंग। इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब जैसे ही 5 करोड़ बोला ना तो मेरा दिमाग पता है कहाँ कहाँ पे क्लिक हो गया। एक तो मेरा दिमाग QRMP पे क्लिक हुआ, 5 करोड़। एक मेरा दिमाग ई इनवॉइसिंग पे क्लिक हुआ। आ रही आपको बात समझ? तो ऐसे क्लिक करा करो कि आप 5 करोड़ का रेफरेंस जीएसटी में कहाँ का है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिव्यू कंप्लायंस फॉलोइंग फैक्ट्स वर नोटेड। Apex provide coaching services for competitive exam and charge a consolidated fees from student। कुछ नहीं करना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट से एपेक्स क्या चार्ज कर रहा है? कंसोलिडेटेड फीस। ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला? फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या है? ट्यूशन फीस, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन लेक्चर। तो अपन एक काम करते हैं, इस कंसोलिडेटेड फीस में लिख देते हैं, इसमें एक तो ट्यूशन फीस है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, प्लस स्टडी मटेरियल चार्जेस हैं। ये सारी चीजें, ठीक है। आगे आ जाओ। विच आर नॉट शोन सेपरेटली ऑन द इनवॉइस, स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन लेक्चर आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल। अब सर ये इनवॉइस में सेपरेटली शो नहीं करे हैं और अदरवाइज अवेलेबल नहीं है। मुझे बताओ ये कौन सी सप्लाई हुई? सर ये हुई हमारी कंपोजिट सप्लाई। और इसमें जो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है वो आपको पता है कौन सी हुई? प्रिंसिपल सप्लाई हुई हमारी कोचिंग। ये भी सही है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एपेक्स रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 2,50,000 फ्रॉम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स
फॉर कंडक्टिंग कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम अगेंस्ट विच सर्विसेज वर रेंडर्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। ये भी सही है भाई, धंधा जहां से आए पैसा जहां से आए। तो एपेक्स वालों के कस्टमर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है, एपेक्स वालों के कस्टमर ये कॉरपोरेट हाउसेस भी हैं। इस कॉरपोरेट हाउसेस से हमको क्या मिला है सर, इस कॉरपोरेट हाउस से हमको 2.5 लाख रुपए मिले हैं, है ना। तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे हमको मिले। अच्छा, इस 2.5 लाख रुपए का जो हमको सर्विसेज देना है वो अभी नहीं देना है, वो हमको बाद में देना है। बट सर हमको तो मालूम है, देखो अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, हम अभी दिमाग लगा रहे। टाइम ऑफ सप्लाई इसका क्या रहेगा, क्योंकि सर्विसेज है तो सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई एक तो डेट ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम और डेट ऑफ पेमेंट। अब सर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं भी हुआ तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट तो दोनों में ही कॉमन है। इसका मतलब ये कि सर अगर आपको एडवांस मिलता है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई तुरंत आ जाता है। तो इस 2.5 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई अभी आ गया, अभी मंथ तो इन्होंने बताया नहीं है ना। सर्विसेज भले सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में करियो, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आ गया, नाउ। ठीक है, आगे आ जाओ। एपेक्स परचेज डीजल। अच्छा, डीजल सुनते से ही आपके दिमाग में क्या आएगा सर, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब के ऊपर जीएसटी अभी तो नहीं लगता, बट जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब लगेगा। ऑफ एन अमाउंट ऑफ 50,000 फॉर रनिंग द पावर बैकअप फैसिलिटी एट इट्स सेंटर। Supplier was located at a distance of 20 किलोमीटर from the location of the center। ठीक है, इन्होंने परचेस करा, क्या परचेस करा सर, इन्होंने परचेस करा डीजल। अब जैसे इन्होंने 20 किलोमीटर बोला ना तो मेरा दिमाग ईवे बिल पे गया। मुझे एक बात बताओ, क्या ईवे बिल लगेगा सर? डिस्टेंस तो बात की बात है भाई, हमने डीजल परचेस करा, डीजल जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है। अब क्योंकि डीजल जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है तो यहाँ पे ईवे बिल की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तो पढ़ाई करते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो अभी दिमाग लगा रहा हूँ। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, आगे आ जाओ। एपेक्स लर्निंग हब ओपन एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अनदर स्टेट ड्यूरिंग द ईयर। द क्लासरूम कोचिंग सर्विसेज वर बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम सच प्लेस, however the invoices were issued from original GST registration without obtaining separate registration। एपेक्स वालों ने बहुत शाणपत्ती करी। इन्होंने क्या करा ना, एक अपना सेंटर खोल दिया दूसरी स्टेट में। अब जो बच्चा यहां पे आ रहा है उसको जो बिलिंग हो रही है ना वो यहीं से हो रही है। सर एपेक्स वालों ने ऐसा क्यों करा भाई? देखो ये बहुत लोग करते ताकि जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़े, बट जीएसटी में हमने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां वहां से आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो क्या इस सेंटर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ सर, इस सेंटर में क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपने जीएसटी लॉस को वायलेट करा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। फिर एनुअल रिटर्न वॉज फाइल्ड ऑन 15 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर एनुअल रिटर्न की तारीख क्या होती है? देखो एनुअल रिटर्न वैसे तो 31 दिसंबर तक आपको फाइल करना रहता है, तो आपने एनुअल रिटर्न कब फाइल करा? एनुअल रिटर्न आपने फाइल करा है 15 दिसंबर को। सर इससे क्या हो जाता है एनुअल रिटर्न फाइल करने से, मतलब कहाँ पे जीएसटी में इम्प्लीकेशन है इसका? अरे आप भूल गए, जब अपन लास्ट डेट ऑफ आईटीसी की बात करते तो लास्ट डेट ऑफ आईटीसी क्या होता है? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो 30 नवंबर और 15 दिसंबर में से अर्लियर कौन सी हो गई अपनी? 30 नवंबर। तो अगर लास्ट डेट ऑफ आईटीसी की बात करें तो वो क्या आएगा हमारा? 30 नवंबर। ठीक है, बस अब आ जाओ क्वेश्चन कर लेते। अब क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने पूरा सिनारियो समझ लिया। Which of the following statement is correct regarding the taxability of consolidated fees charged from the students? सर जो कंसोलिडेटेड फीस चार्ज हो रही है वो कंपोजिट सप्लाई है और कोचिंग सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। ये आपके और मेरे बीच बात हो चुकी है, तो कंपोजिट ठीक है। एंटायर कंसिडरेशन, ओ हो वाओ, ये तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, दूसरे तीसरे चौथे पढ़ना ही नहीं अपने को। वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन, हाँ सर 2.5 लाख रुपए जो है उस पर जीएसटी पेबल है क्योंकि सर्विसेज है
तो जैसे ही आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सर डीजल में ई वे बिल बनाना है, सर डीजल में नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है? सर हाँ, रजिस्ट्रेशन इज स्टेट स्पेसिफिक। देखो कितना ईजी हो गया। लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी इज 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया राजा। वाओ सर, ये तो बहुत ईजी है। तो ईजी तो है ना यार। निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन एट मोहाली पंजाब and has a service center at Bhatinda, Punjab. The company has taken a single registration. It provides the following information for the month of November. ठीक है, अभी एमसीक्यू नहीं है। देखो ये जो बड़ा क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताता हूँ ये बड़ा क्वेश्चन कैसे करा जाता है। सपोज करो आपकी एग्जाम चल रही है और ये बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग दोगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब आखिरी में पढ़ो कि क्वेश्चन को चाहिए क्या। जनरली मिनिमम जीएसटी पेबल मांगते हैं, फिर भी सर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द जीएसटी पेबल ऑन द आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें मांग रहा है। एक तो आउटवर्ड सप्लाई पे कितना जीएसटी पे करना है, रिवर्स चार्ज में कितना जीएसटी आपको पे करना है, और आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो सिंपल सी बात है, मुझे यहां पे 3 कॉलम बनाने पड़े। एक जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, फिर मेरे को थोड़ा सा जगह लगेगा, फिर जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, और फिर कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, ये सब तो आपको मालूम ही है। अब यहां पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, रुपीस 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 और रुपीस। ठीक है, आ जाओ एक एक करके ट्रांजैक्शन, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी अपने को। सप्लाई ऑफ टेलीविजन टू शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेटेड एट लुधियाना। ठीक है, सबसे पहले सर सप्लाई तो इन्होंने खुद ही बता दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई हम निकाल लेते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई लुधियाना पंजाब, और कुछ डिटेल दी तो नहीं हुई है, कुछ डिटेल नहीं दी हुई है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया मेरा पंजाब। अब हम कहाँ पे हैं? 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉस और एक पॉस। लॉस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। सर सप्लायर कहाँ का है? तो सप्लायर है हमारा पंजाब का, तो ये भी पंजाब, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, एग्जम्पशन, कोई गुड्स का एग्जम्पशन आपके कोर्स में है ही नहीं, और टीवी वैसे भी टैक्सेबल है। सर टेलीविजन ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो अज्यूमिंग कि इनवॉइस इसी मंथ में है और इसी मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। ठीक है, अब सर कोई एडजस्टमेंट है क्या? फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाथ के हाथ ही देखते जाना। सर ये तो परचेज का है। क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 was issued on 30/11/2025 to Shine Electronics Limited against an invoice of 4,20,000 issued on 10th March 2024। सर ये शाइन वाले को क्रेडिट नोट इशू हुआ। अच्छा, आपको पता है ना क्रेडिट नोट से लाइबिलिटी, आउटपुट लाइबिलिटी कम होती है और सामने वाले का आईटीसी भी कम होता है। सबसे पहले क्या क्रेडिट नोट टाइम पे इशू हुआ? सर क्रेडिट नोट इशू करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, इनवॉइस कब का है? इनवॉइस है मेरा 10 मार्च 2024।
30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये है राजा मेरे 23-24। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा? 24-25। इसका 30 नवंबर मतलब 30 नवंबर 2024। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की डेट दी नहीं हुई है, मतलब 30/11/2024 तक मेरा क्रेडिट नोट अपलोड होना चाहिए। पर क्रेडिट नोट अपलोड कब हुआ? 30/11/2025। मतलब सर ये तो साल भर डिले है। अब क्योंकि ये साल भर डिले तो आउटपुट लाइबिलिटी कम नहीं होगी। आया समझ में? अच्छा, एनुअल रिटर्न भी दिया हुआ है और वो बहुत बढ़िया। तो क्रेडिट नोट एक तो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये तो 2024-25 का है। देखो वापस से अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? ये 23-24। 23-24 का इन्होंने डिटेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 23-24 का जो क्रेडिट नोट है उसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। 24-25 का दिया हुआ है, पर फिर भी सर डिटेल भी दिया हो तो भी कोई मतलब नहीं है, तो एक साल के बाद ही आ रहा है। मतलब ये लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली 20 लाख के ऊपर CGST SGST रेट कितना दिया हुआ है? 9% होगा शायद से। नहीं, रेट देखो, CGST SGST IGST 2.5% और इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर और अदर केसेस 9%। ठीक है सर, 9% का रेट लगेगा। अब मैं आपको बहुत अच्छे से, पहले तो आपको यही ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा लिखना है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको लिखना है, सप्लाई ऑफ टेलीविजन। अब यहाँ पे रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखोगे? आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इन गिवन केस वुड बी पंजाब। सेक्शन सर एज पर सेक्शन 10(1)(a। ठीक है, पर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। एंड अकॉर्डिंगली CGST and SGST will be charged। अब यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट नोट ऑफ ₹80,000 will not reduce the liability of supplier since it was not issued within the timeline prescribed under section 34, that is 30th November of next financial year, ब्रैकेट में इन आवर केस 30th 11 क्या था? 30th 11/2024 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का तारीख क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है। 23-24 का एनुअल रिटर्न का तारीख दिया ही नहीं है, 24-25 का दिया हुआ है। विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यहां वैल्यू लिख दो चुपचाप से 20 लाख और 9% ये ओरली कर लिया करो, है ना, इतना आपको आता है ना 9 2 ये ऐसे आपको समझाना है।
अब एक बार मैं आपको ICAI का भी बता देता हूँ। ये तो दो बातें और एक्स्ट्रा लिखते हैं भाई। ये देखो, ये तो ठीक है, 1,80,000, 1,00,000, अच्छा अच्छा, हाँ ये 9%, 9% सर, ये भी हमको बताना है क्या? वैसे तो ज़रूरत नहीं रहती है, बट क्योंकि ICAI बता रहा है तो आपको बता देना चाहिए। ये सब गधे गवार हैं भाई, इनको प्रेजेंटेशन मैच करना रहता है। अब मैं आपको सही बोलूँ ना, तो आजकल तो सही में यार ये बहुत दिक्कत है। सब कुछ इनको मैच करना है तो ही जाके ये नंबर देंगे। करो भाई मैच, ठीक है। अब देखो, इन्होंने ये प्लेस ऑफ सप्लाई और इसका लिखा ही नहीं, क्योंकि स्पेशल पॉइंट नहीं था। स्पेशल पॉइंट होता, बिल टू शिप टू होता तो वो लिखते, इन्होंने डायरेक्टली लिखा क्रेडिट नोट इज इनवैलिड एज वैलिड क्रेडिट नोट कैन बी इशूड टिल 30 नवंबर 2024 एंड thus GST लाइबिलिटी विल नॉट बी रिड्यूस्ड। सिंपल शॉर्ट, अपन ने भी वही लिखा है, बस अपन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है। आगे आ जाओ। रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू सर्विस सेंटर लोकेटेड एट भटिंडा ब्रांच। क्या सर कोई नोट है क्या? हम्म। भाई अगर आपको स्केड्यूल नंबर 1 पढ़ा हो तो स्केड्यूल 1 में कौन सा पैरा सर? पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन है सर? हमारी ब्रांच से एक ही स्टेट में है, काय के डिस्टिंक्ट पर्सन, तो क्या GST लगेगा? नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे हर जगह पे डैश, रीजन क्या आएगा? सर्विस सेंटर एट भटिंडा ब्रांच इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। और यह हाथों हाथ जो वर्ड लिखो ना उसको ऐसे हाईलाइट कर दो, एस पर GST एंड हेंस आउट ऑफ स्केड्यूल 1। ये सिंपल सा समझा दिया ना तो भी चलेगा। ICAI सर एक बार ठीक से समझाते, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखो बेटा देखो, ये देखो। पहले तो ट्रांजैक्शन लिखना है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रांच हैविंग सेम GST इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है। सर वैल्यू लिखना भूल गए थे, हाँ वैल्यू लिख दो भाई, ठीक है। सर आप रीजन याद नहीं कर सकते हो, रीजन आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको मैं खुशी की बात बताऊँ ना, तो नंबर तो इस चीज़ के होते हैं, ये रीजन के इतने नंबर नहीं होते, बट फिर भी एक सफिशिएंट वैलिड रीजन आपको लिखना पड़ेगा। एज इट इज रीजन आप नहीं लिख सकते हो, कोई भी नहीं लिख सकता, ठीक है। आ जाओ भाई। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम न्यू इलेक्ट्रो डिवाइन फॉर परचेज ऑफ टेलीविजन, 3.5 लाख। सर एडवांस मिला, GST लगेगा भाई, गुड्स का एडवांस है। गुड्स का जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब सर यहाँ पे लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस कुछ दिया ही नहीं है, बताया ही नहीं कि माल कब गया है, तो ठीक है कोई GST नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? अरे यार इसको थोड़ा सा हटाओ। देखो टाइम ऑफ सप्लाई, अब आपको स्पेसिफिक टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ गुड्स is date of issue of invoice or last date to issue invoice whichever is earlier। आगे, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। सर ये याद रखने के, अरे तो पॉपुलर नोटिफिकेशन है, ऐसे ही याद हो जाते हैं, याद रख पाओ बहुत बढ़िया, नहीं रखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अपन तो पढ़ा रहे इतने सालों से तो अपने को याद हो गए।
As per notification number 66/2017, in case of goods, payment date is irrelevant and hence no GST on advance in respect of goods. ठीक है, ये तो मैं फिर भी आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में तो आपके पास इतना टाइम रहेगा ही नहीं, तो अब तो शॉर्ट शॉर्ट में भी लिख के आ जाओगे ना, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। कोई नहीं मेरा जरूरत कोई लागे ना जिया देखो ना सूरत। ये देखो भी कितना शॉर्ट लिखता है भाई, जीएसटी और एडवांस विल बी पेबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अपन तो फिर भी इतना डिटेल में दे रहे। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, पेपर डीटी आईडीटी का वैसे ही बड़ा होता है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। फिर रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम न्यू इलेक्ट्रो डिवाइन रजिस्टर्ड एट दिल्ली फॉर पेमेंट ऑफ एएमसी चार्जेस। सर सर्विसेज का एडवांस है, जीएसटी लगाओ 50,000, ये कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली तो आई जीएसटी। चलो अब अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बस सिंपल, इन केस ऑफ सर्विसेज जीएसटी is payable at time of receipt of advance। 50,000 का 18% 9,000। ठीक है, टेबल याद होने चाहिए आपको। चलो अब मैं रीजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी करते अपन है ना, आखिरी में अपन देख लेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर हो गया क्या आउटवर्ड सप्लाई, हाँ हो गया, और कुछ भी नहीं है, तो मारो ना भाई, टोटल मारो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी नहीं है ना, मारो भाई टोटल। तो कितना आ रहा है भाई टोटल अपना, 1,80,000, बस ये रहा 1,80,000, 1,80,000 और 9,000। ठीक है, ये देख लो एक बार, 1,80,000, 1,80,000 और 9,000, इसी बात के नंबर है। अब सर सेकेंड हेडिंग क्या है अपनी, रिवर्स चार्ज, लिख लो यहाँ पे, पूरी हेडिंग आनी चाहिए भाई, पर्टिकुलर्स, वैल्यू, CGST, SGST और IGST। सबसे पहले ITC सर बना देते हैं, ITC का भी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल रजिस्टर्ड एट लुधियाना, क्या ITC मिलेगा, हाँ सर ITC मिलेगा, प्रोवाइडेड सारी कंडीशन जो सेक्शन 16 में दी है वो पूरी हुई हो। अब इन्होंने देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल ऑफ 1,20,000 विच वॉज परचेज ऑन 10th March, बट इनवॉइस वर अपलोडेड इन GSTR 1 on 18th 11 2025 and such details have been communicated in form GSTR 2B। सर जी ये जो 25 लाख है, क्या इस पूरे 25 लाख पे आपको ITC मिलेगा, नहीं यार पूरे 25 लाख पे तो नहीं मिलेगा, 1,20,000 की जो इनवॉइस है वो अपलोड ही बाद में करें, तो 18/11/2025 को अपलोड करें हैं, नवंबर में अपलोड करें, मतलब सामने वाले को पता है कब दिखेंगे, दिसंबर में दिखेंगे 14 तारीख को GSTR 2B में। तो अभी तो हम कहाँ पे बैठे हैं सर, अभी तो हम नवंबर में हैं, तो ITC ये वाला नहीं मिलेगा, अगले महीने आप ले लेना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 25 लाख में से 1,20,000 माइनस करते हैं,
एक और चीज, एक और चीज, 2 मिनट रुक जाओ। ये 10 मार्च है ना? 2 मिनट, 10 मार्च 2025 है। अच्छा, लास्ट डेट टू क्लेम द आईटीसी क्या होती है सर? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये फाइनेंशियल ईयर है मेरा 24-25। ठीक है, 24-25 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 25-26। 30 नवंबर कौन सी आएगी सर? 30 नवंबर 2025। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न ये रहा 24-25 का एनुअल रिटर्न कब फाइल हुआ है? 30-10-2025। दोनों में से अर्लियर कौन सी है? ये वाली। तो भाई अब तो आप गया, आपका आईटीसी तो गया। 30-10-2025 आपकी लास्ट डेट टू क्लेम दी आईटीसी है सर। इसके बाद तो ये आईटीसी गया, जीरो हो गया। मतलब आपको ये वाला आईटीसी मिलेगा ही नहीं। इस महीने तो छोड़ो, अगले महीने भी छोड़ो, गया ये आईटीसी। आया आपको समझ में? क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। अब सर ये नोट लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, नोट लिखना पड़ेगा। तो पहले अपन देख लेते ना यार, 25 लाख में से 1/20 माइनस करना है ना पंजाब, तो CGST SGST लगाओ। तो 25 लाख माइनस इंटू 9%, ये आया 2,14,200। वैल्यू कितनी थी अपनी? 23,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे नोट लिखो। क्या लिखोगे नोट में? लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी इज 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। In the given case, last date will be 30th 10/2025, since annual return was filed earlier. Hence, no ITC can be claimed after 30th 10/2025। ठीक है, और ये लिखना पड़ेगा आपको 23,80,000 इंटू 9%। तो यहाँ पे आएगा 23,80,000 ठीक है। बोलो क्लास, डन है क्या? बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। इनका एक बार रीज़न तो देख लो। ये देखो, सिंपल। ज़्यादा टाइम पास करना ही नहीं भाई, अपन इतना अच्छा समझाते पर फिर भी ICAI को इस बात के नंबर थोड़ी दे रहा है आपको ज़्यादा। नंबर तो इस बात के भाई। तो ये छोटा भी लिखाना तो चलेगा, पर ये बीकॉम का एग्जाम नहीं कि कुछ भी लिख के आओ, लिखना तो आपको रेलेवेंट ही है।
चलो, फ्रेट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेलीविजन टू अ टेम्पो ओनर रजिस्टर्ड एज अ जीटीए एट मोहाली पंजाब। टेम्पो ओनर इशूड इनवॉइस विदाउट एनी जीएसटी। जैसे इन्होंने बोला इसने इनवॉइस इशू करा विदाउट जीएसटी, इसका मतलब है सर आरसीएम, जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जीटीए ने ट्रांसपोर्ट करा है गुड्स का। रेसिपिएंट एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, हाँ भाई प्राइवेट लिमिटेड स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, आपको आरसीएम में जीएसटी देना है। अब मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी आप आरसीएम में जीएसटी दोगे ना, तो इसके आपको टोटल 3 इम्पैक्ट देने रहते हैं। एक तो जो आप आरसीएम में जीएसटी दे रहे हो, ध्यान से, जो आप आरसीएम में जीएसटी दे रहे हो उसका आपको आईटीसी मिलेगा, 100% आपको आईटीसी मिलेगा। दूसरा, ये आपको कंपलसरी कैश लेजर से पे करना है। और तीसरा, अभी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि अपने को नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी। जब भी हम नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालते हैं तो आउटपुट लाइबिलिटी लेस आईटीसी और एड आरसीएम, ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी। सर अभी इसमें क्या करना पड़ेगा राजा, इसके 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। एक तो इसका आईटीसी मिलेगा प्रोवाइडेड सारी कंडीशन पूरी हुई है। हाँ भाई, कोई कंडीशंस यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिया हुआ है ना। हाँ, तो 5% का रेट आरसीएम, फ्रेट पे एक तो आरसीएम लगाओ। अरे भाई, ये आरसीएम वाला कॉलम आ गया, इसको चेंज कर दो, तो इसको आईटीसी वाला कॉलम बना दो और आरसीएम वाला कॉलम मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे भी वही पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये फ्रेट सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू स्पेसिफाइड पर्सन इज चार्जेबल टू जीएसटी अंडर आरसी। शॉर्ट वैल्यू, वैल्यू है हमारी 50,000। सर कहाँ से आ रहा है भाई माल अपना, मोहाली पंजाब, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ 2.5% कितना हो गया ये, 1250 और 1250। अब यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है, सिर्फ यहाँ लिखता है भाई आईटीसी में भी लिखना है इसको। अब आईटीसी में ना रीजन ये नहीं लिखोगे, आईटीसी में रीजन लिखोगे सिंस ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 16 सेटिस्फाइड। सर क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं कि सेटिस्फाई, वो आपको मानना ही पड़ता है कि सेटिस्फाइड। आईटीसी ऑफ सेम विल बी अवेलेबल, खत्म, ठीक है। सर वही, हाँ वही भाई, 50,000, 1250, 1250, डन। पेड रेंट ऑफ फैक्ट्री एंड सर्विस सेंटर टू मिस्टर राकेश हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर आपको याद हो, याद है आपको कि सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, उसमें अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन, तो फिर आरसीएम लगता है। ये कंपोजिशन वाला तो है ही नहीं। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सर राकेश अनरजिस्टर्ड है, पर हम तो रजिस्टर्ड है, मतलब इस पे भी क्या आरसीएम आएगा। क्या सर आईटीसी मिलेगा, हाँ भाई क्यों नहीं आईटीसी मिलेगा, तो फैक्ट्री का रेंट पे करा आईटीसी मिलेगा। वापस से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो टाइम तो लगता है यार पहले क्वेश्चन में, ठीक है, और मैं आपको लिखवा के करवा रहा हूँ, टाइम तो लगता है भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ immovable property other than residential dwelling
where supplier is an unregistered person and recipient is a registered person other than composition scheme, then GST is payable under RCM by such registered person. ठीक है, तो बताओ भाई कितना क्या है? 1,20,000। अब ये तो बताया नहीं उन्होंने फैक्ट्री, ठीक है। इंट्रा कुछ नहीं दिया हो तो इंट्रा ही मानना पड़ेगा। तो 1,20,000 का 9% ये आएगा 10,800। वाह सर, व्हाट अ मैक्स। भाई टॉपर थे हम किसी जमाने में मैक्स में, अब वो जमाना चला गया। ठीक है, 11th में मेरे 98-97 मार्क्स आए थे मैक्स में। तो 10,800 10,800, इसका ITC भी दो सर। ITC ऑफ फैक्ट्री रेंट is allowable and is not blocked under section 17(5). इतना था 1,20,000, 10,800, 10,800। ठीक है, आ गया हूँ सिक्योरिटी सर्विसेज। नाम पढ़ते से ही याद आ जाना चाहिए 4 जॉब्स। याद है क्या सर? सिक्योरिटी में था सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। और रेसिपेंट में था रजिस्टर्ड पर्सन, बट उसमें भी ऐसा था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना वो गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज ए TDS डिडक्टर, लोकल अथॉरिटी ने लेके रखा है एज ए TDS डिडक्टर, या कंपोजिशन स्कीम वाला है, तो उस केस में ऑल्दो वो रजिस्टर्ड है बट ये सिक्योरिटी के RCM से वो चले जाएंगे बाहर। ठीक है, तो आ जाओ भाई। सिक्योरिटी रिसीव्ड फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। भाई ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हमारा सप्लायर होगा। सप्लायर इज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्या? सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यस, रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम एट जालंधर पंजाब। बहुत बढ़िया। इसमें कंफ्यूज कैसे करा इन्होंने? भाई सप्लायर रजिस्टर्ड है अंडर कंपोजिशन, उससे अपने को लेना देना नहीं है। सप्लायर क्या होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ये है क्या? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, फिर वो कंपोजिशन और नॉर्मल उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या रेसिपेंट रजिस्टर्ड है? हाँ सर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या रेसिपेंट कंपोजिशन वाला है? नहीं सर कंपोजिशन वाला नहीं है। तो भैया मेरे इसमें भी RCM लगेगा, और पंजाब तो CGST SGST लगाओ भाई, और ITC भी मिलेगा। ब्लॉक्ड है नहीं। इसका रीजन, इसका रीजन आप एक काम करो, चलो लिख ही देते ना। इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज वेयर सप्लायर इज, 1 मिनट है ना। हाँ, लो बैटरी नहीं, पावर सेविंग मोड है ना। इसमें पावर सेविंग मोड कैसे चालू होता है?
ठीक है, ये रहने दो भाई, डार्क मोड रहने दो। चलो देखते हैं, आ जाओ। इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज वेयर सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन पीसी एंड, आपको एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है भाई। रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन देन जीएसटी इज पेबल बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना था, 50,000 था मेरे हिसाब से, है ना? 25,000, तो 25,000, 9% 2250, 2250। आईटीसी भी दो भाई, सेम रीजन, आईटीसी ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज इज अलाउड एंड इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5). ठीक है, 25,000, 2250 और 2250 खत्म हो गया। और कुछ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। फटाफट से टोटल लगा दो आईटीसी का, 2,14,200, 1250, 2,14,200, 1250, 10,800 और 2250, है ना? दो लाख 28,500, तो ये टोटल आ गया मेरा 2,28,500, 2,28,500। आईजीएससी कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। आरसीएम 1250, 10,800 और 2250, 1250, 10,800 और 2250, 14,300। खत्म। ठीक है, एक बार आंसर टैली कर लिया जाए क्या? 14,300, 14,300, 2,28,500 और 2,28,500। ठीक है, डन क्लास। चलो बढ़े आगे, आ जाओ। मिस्टर जितेंद्र इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज रेगुलर टैक्स पेयर। अब मैं आपको फटाफट फटाफट से बता रहा हूँ। रेंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर फिश फार्मिंग, राजा ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रिसीव प्राइस लिंक सब्सिडी फ्रॉम हैप्पी, प्राइस लिंक सब्सिडी आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से मिल रही, गवर्नमेंट से नहीं मिल रही, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, 2 लाख रुपए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर एनटीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन रिगार्ड्स टू एंट्रेंस फीस, इन रिगार्ड्स टू एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स प्रोवाइडेड, फ्रूट फ्रूटी रहना चाहिए, फ्रूट फ्रूटी है तो ये भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। रूम चार्जेस सर 4,500 रुपये, 5,000 से कम के जो रूम चार्जेस रहते हैं वहां पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारा टैक्सेबल में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, डैट इज 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो सर जी बस हो गया क्या ख़त्म? हाँ बस यही है, 2 लाख रुपए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलो भाई देख लेंगे एक बार इसका आंसर।
ये 2 लाख, 2 लाख ही तो था, अपना भी 2 लाख ही है ना। 2 लाख ठीक है। अब रीजन वीजन आप इसके पढ़ लेना, इतना तो काम करो। चलो आगे आ जाओ। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाईज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, ब्रीफ रीजन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। सर्विसेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय हेल्थ एंड ब्लेस टू मिस्टर कृष किनारे। ये क्वेश्चन मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में भी आपको कराया था। भाई इंश्योरेंस की सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, अब अगर इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को दी जा रही है तो वो अब एग्जिम्ट होगी। इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को दी जा रही है तो अब एग्जिम्ट होगी। बट अगर ग्रुप को दी जा रही है तो वो टैक्सेबल होगी। ग्रुप बोले तो जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप हो गया, एक पूरी कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो ये सब टैक्सेबल रहेगी। बट इंडिविजुअल और उसकी फैमिली के लिए एग्जिम्ट। तो किसने लिए? सर कृष किनारे और उसकी फैमिली, तो ये हो गया हमारा एग्जिम्ट। फिर अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अकोमोडेशन सर्विसेज की वैल्यू अगर 20,000 या उससे कम है और प्रोवाइडेड मिनिमम 90 डेज के लिए है तो वो एग्जिम्ट। तो भैया 20,000 रुपये, ठीक है, और 90 डेज से ज़्यादा ही है तो भैया ये हमारा क्या हो गया? एग्जिम्ट हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ो। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, तो बहुत ईजी है भाई। जानवी इवेंट मैनेजमेंट रजिस्टर्ड फर्म इंगेज इन द इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। क्या इवेंट मैनेजमेंट में फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज? सर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में 2 बातें, कौन सी 2 बातें? अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? सर 30 डेज के अंदर अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो सर इवेंट मैनेजमेंट को हायर करा। मैरिज एनिवर्सरी कब हुई भाई? मैरिज एनिवर्सरी 14 फरवरी। क्या दिन चूज करा है? तो 14 फरवरी के 30 डेज के अंदर अंदर। अच्छा फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी की शायरी याद है क्या? यूं ही नहीं किसी ने फरवरी के दिन घटाए हैं, यूं ही नहीं किसी ने फरवरी के दिन घटाए हैं, कमबख्त फरवरी ने बहुतों के दिल तोड़े। वाह सर वाह। तो 14 फरवरी है ना, 14 दिन हमारे फरवरी में हो गए। 16 दिन मार्च, 16 मार्च तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कब इशू हुआ भाई? बुकिंग अमाउंट दिया 25,000 4 फरवरी को, और 12 मार्च, अरे वाह, मतलब इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, मतलब हम इधर आएंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जो 4 फरवरी है, एक तो 4 फरवरी हो गया मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, बट सिर्फ कितने रुपए के लिए? 25,000 के लिए। बट अभी भी 2,75 बाकी है, तो 2,75 के लिए मेरा होगा डेट ऑफ इनवॉइस 12 मार्च और पेमेंट है 20 मार्च, तो विच एवर इज अर्लियर। तो 12 मार्च हो गया मेरा 2,75,000 के लिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अपन ने क्लास में ऐसे कितने सारे क्वेश्चन करे रे। श्रवण कुमार अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर टू का सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम लॉन्ग वे टेम्पो सर्विसेज। अब जैसे ही जीटीआई आए आपका दिमाग चलना चाहिए आरसीएम। ठीक है, a registered person to transport the goods from Gurgaon to Faridabad. Long way tempo services issued invoice for rupees 30,000 on 2nd January. Shamar Kumar issued a check of rupees 30,000 on 18 February and entered in books of account on same day. Check was debited on 19 February. भाई सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई केस क्या है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में सर हम 3 तारीख देखते हैं। एक तो डेट ऑफ पेमेंट, एक 61 डे फ्रॉम इनवॉइस if invoice is issued by supplier, if invoice issued by supplier, or date of issue of invoice by recipient, if invoice issued by recipient। तो सर इसमें इनवॉइस किसने इशू करा है? तो जीटीए हमारा हो गया सप्लायर, और इशू देखो लिखा है ना, लॉन्ग वे टेम्पू इशूड इनवॉइस, मतलब
इनवॉइस इशू करा है हमारे सप्लायर में, मतलब 61 डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इनवॉइस कब इशू करा? 2 जनवरी। तो 2 जनवरी से आप निकाल लो 61 डे। तो जनवरी के 31 दिन में से 2 दिन गए 29, और फरवरी के 28 दिन, तो 29 + 28 57 और 4, तो ये हो गया हमारा 4 मार्च। तो 61 डे तो एक 4 मार्च को खत्म हो रहा है। और डेट ऑफ पेमेंट, अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना, उसमें जो डेट ऑफ पेमेंट है वो हम किसके एंगल से देखते हैं? रेसिपेंट के एंगल से। तो रेसिपेंट के अकाउंट में कब डेबिट हुआ है, ठीक है, या रेसिपेंट के अकाउंट में डेबिट नहीं, उसको कब चेक मिला है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो देखो भाई, श्रवण कुमार ने चेक कब इशू करा? 18 फरवरी। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसने एंट्री भी 18 फरवरी को करी। तो 1 तारीख तो मेरी कब है? 18 फरवरी। डेबिट हुआ 19 फरवरी। तो दोनों में से जो अर्लियर है वो देखी जाएगी। अर्लियर है मेरी 18 फरवरी। तो सर इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो होगा मेरा 18 फरवरी। इसका मैं आंसर आपको पढ़वाना चाहूंगा। ये देखो, सर्विसेज बाय जीटीए इज टैक्सेबल अंडर आरसी। डेट ऑफ पेमेंट 60 डेज। और ये फिर देखो, डेट ऑफ पेमेंट मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ या डेबिट हुआ, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 18 फरवरी, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया मेरा? 18 फरवरी। आया आपको समझ में? देखो यार राजा, बहुत ईजी है जीएसटी और इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट्टाफिकेशन मारोगे ना तो दिक्कत है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर खुद करो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा जीएसटी में और आपको लगेगा क्या ये बच्चों जैसा सब्जेक्ट है। और सच्ची में बहुत ईजी है। ठीक है, चलो आ जाओ। और खुद जब आप खुद क्वेश्चन करते हो ना तो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग रहता है। अपन देख देख के करते हैं ना तो लेवल कॉन्फिडेंस का कम होता रहता है। ठीक है, मैं तो आपको बोलता हूँ ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र सप्लाई गुड्स टू बीटा रिटेलर। तो अल्फा बीटा को गुड्स सप्लाई कर रहा है। ड्यू टू अर्जेंसी पार्ट ए इज फर्निश्ड बाय बीटा ऑन 5 मार्च एट 2 PM। ठीक है, गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 7 मार्च। डिटेल्स ऑफ ई वे बिल आर अवेलेबल टू अल्फा इमीडिएटली अपॉन जनरेशन। अल्फा ने अपनी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं बताई। सबसे पहले बोल रहा है टू whom वर द डिटेल्स ऑफ ई वे बिल मेड अवेलेबल अंडर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ ई वे बिल। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक है यहाँ पे अल्फा, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड, इसने अपने गुड सप्लाई करे हैं राजा किसको? बीटा, जो अपना गुजरात में रजिस्टर्ड। ठीक है, अब जनरली जो मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉस्ट करता है उसको ई वे बिल बनाना रहता है। जनरली ई वे बिल अल्फा को बनाना चाहिए। अगर अल्फा ई वे बिल बनाएगा तो जो उसका एक्सेप्टेंस है वो बीटा देगा, और अगर अल्फा ने नहीं बनाया और बीटा ने बनाया तो उसका एक्सेप्टेंस अल्फा देगा। सर एक्सेप्टेंस कितने टाइम में देना रहता है? तो जो एक्सेप्टेंस है वो आपको देना पड़ता है 72 आवर्स फ्रॉम जनरेशन और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब सर जी एक बात बताओ, यहाँ पे पार्ट ए कब फर्निश करा गया है बीटा रिटेलर द्वारा? 5 मार्च 2 PM। ठीक है, तो बीटा रिटेलर ने पार्ट ए फर्निश करा है। ठीक है, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस देनी है हमारे अल्फा को। ठीक है, कब तक देनी है सर एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस एक तो 72 आवर्स, तो इसमें 3 दिन जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 8 मार्च 2 बजे। और डेट ऑफ डिलीवरी 7 मार्च 10 बजे। तो ये जो अर्लियर है 7 मार्च तक एक्सेप्टेंस देनी है किसको? अल्फा को। तो ई वे बिल किसको अवेलेबल हुआ? अल्फा को। एक्सेप्टेंस किसको देनी है? अल्फा को। और क्या लास्ट डेट है? लास्ट डेट है हमारी 7 मार्च 2010, सॉरी 7 मार्च सुबह को 10 बजे। अगर नहीं दी एक्सेप्टेंस तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, और डीम्ड एक्सेप्टेंस कौन सी तारीख को हो जाएगा? 7 मार्च को सुबह 10 बजे। ठीक है, आओ इसका आंसर पढ़े।
ये देखो, पार्ट ए कब फर्निश हुआ है, डिटेल्स ऑफ ई वे बिल जनरेटेड शेल बी अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल टू दी सप्लायर इफ रजिस्टर्ड वेयर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए हैज बीन फर्निश्ड बाय रेसिपिएंट। अगर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर ने भरी है तो सप्लायर को, और अगर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट ने भरी है तो उस केस में आपका, अगर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आपके रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर ने भरी है तो सप्लायर को जाएगा कॉमन पोर्टल पे एक्सेप्टेंस के लिए, और अगर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आपके सप्लायर ने भरी है या ट्रांसपोर्टर ने भरी है तो रेसिपिएंट को जाएगा। इस केस में हमारा किसने फर्निश करा है सर, रेसिपिएंट ने, तो अल्फा के पास जाएगा कॉमन पोर्टल पे एक्सेप्टेंस के लिए। कब तक एक्सेप्ट करना है सर, अभी कब तक एक्सेप्ट करना है वो क्वेश्चन बी वाले पार्ट में, अभी तो बस ये पूछा है कि अल्फा के पास कब चला जाएगा, भाई जब जनरेट करा पार्ट ए तभी चला जाएगा। एक्सेप्टेंस सर 72 आवर्स 8 मार्च, और टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, तो ये हो गया हमारा 7 मार्च 10 बजे। और इन केस अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा तो डीम्ड एक्सेप्टेंस आ जाएगा कब, 7 मार्च 10 बजे को आ जाएगा हमारा डीम्ड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसी के साथ हमारा आरटीपी का डिस्कशन खत्म हुआ। देखो भाई, आरटीपी एमटीपी आईसीएआई का इतना लेवल नहीं है, एग्जाम में आईसीएआई बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, फिर भी मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन रहता है बच्चों को कि आप ये सब खुद से करा करो। ठीक है, आप खुद से करोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा, डाउट रहे तो आप फैकल्टी से पूछा करो। और अगर आपको आरटीपी में कोई भी पॉइंट या कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो जीएसटी में, तो आपका भाई बैठा है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, नहीं है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में मांग लेना। बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं, और जीएसटी विद साहिल चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उसको भी आप ज्वाइन करो और मेक श्योर करो कि यार हमको इस अटेम्प्ट में पास होना है। ठीक है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट, देखो ये बात मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, अगर आपकी बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे ना राजा, तो वो बहुत हो गया सीए। जिस टैग के पीछे आप इतना भाग रहे हो, क्या वो इतना वर्थ इट है? मुझे आप बताओ ना यार, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, यार 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा, मतलब चलो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपको लग रहा है ना, तो फिर आप खुद ही सोचो ना यार कि क्या चल रहा है। फिर आप एक काम करो, एक चीज़ को लास्ट अटेम्प्ट बना, देखो डेडलाइन तो बनानी पड़ेगी। अब ऐसा करो कि यार ये May 26 है ना लास्ट अटेम्प्ट, इसमें पास हुए तो बहुत अच्छे, इसमें नहीं हुए तो फिर सीए छोड़ देंगे। जिद पे मत अड़ो, क्योंकि मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखो दूसरे फैकल्टीज आपको ये बोलेंगे सीए बनना है चाहे जितने भी अटेम्प्ट लग जाए, नहीं भाई, हमारी लाइफ भी तो जा रही है, हमारी उम्र भी तो जा रही है, वो सारी चीज़ों को भी तो फैक्टर करो ना आप लोग। इसलिए May 26 आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, इसके बाद आपका हो गया बहुत बढ़िया, सीए फाइनल या सेकेंड ग्रुप की तैयारी करो, नहीं हुआ तो फिर हम दूसरी कोई फील्ड चूज करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।